नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। क्या ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से अटैक शुरू होगा? क्या ट्रंप और मुनीर के बीच में कोई डील हुई है कि ईरान पर एयर स्ट्राइक की शुरुआत पाकिस्तान के एयरबेस से होगी? ईरान पर इस वक्त दो बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ईरान इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने अभी दावा किया है कि ईरान में हो रहे प्रदर्शन में अब तक 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 100-200 नहीं, 12,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इन सभी लोगों को 8 और 9 जनवरी की रात मारा गया और मरने वालों में ज्यादातर की उम्र 30 साल के करीब है। दूसरी बड़ी खबर ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक से जुड़ी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को कई सारे स्ट्राइक ऑप्शंस दिए, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ एयर स्ट्राइक का भी ऑप्शन है और इस पर ट्रंप को पूरी ब्रीफिंग दी गई है। सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान पर यह एयर स्ट्राइक कौन से एयरबेस से करेगा? क्या ईरान पर एयर स्ट्राइक की शुरुआत पाकिस्तान की जमीन से होगी? क्या मुनीर ने ट्रंप से पाकिस्तानी एयरबेसेस के इस्तेमाल पर डील कर ली है? और क्या ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक अब किसी भी वक्त हो सकती है? देखिए रिपोर्ट। और ये आसिम मुनीर का ससुराल है ईरान। ईरानियों के साथ भी सगा नहीं है ना, ससुरालियों से भी सगा नहीं है। और ये आसिम मुनीर का ससुराल है ईरान। ईरानियों के साथ भी सगा नहीं है ना, ससुरालियों से भी सगा नहीं है। क्या पाकिस्तान की जमीन से ईरान पर हमला होगा? क्या मुल्ला मुनीर ट्रंप से अमेरिकी डॉलर लेकर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपने एयर बेसेस देगा? ट्रंप को ब्रीफिंग दे दी गई है। ईरान के खिलाफ स्ट्राइक के ऑप्शंस दे दिए गए हैं। क्या उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पाकिस्तान है? क्या ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? और क्या यह हमला 72 घंटों के भीतर होगा? किसी भी वक्त आसिम मुनीर को खड़काया जा सकता है, ईरान पे हमला करना होगा। मैं समझता हूं कि तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि अटैक ईरान पे होगी और मैं समझता हूं कि जल्दी होगी, देर नहीं होगी अब इसमें। उसके लिए अमेरिका ने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं और मैं समझता हूं कि ईरान को भी एहसास हो गया इस बात का कि अब अटैक आ रही है। तो इसलिए आई थिंक द अटैक ऑन ईरान इज़ कमिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दिखावे के साथ अपने B-2 बॉम्बर्स और B-52 बॉम्बर्स जो है वो भेज दिए, विच आर द लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो कि पहले भी इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा रिफ्यूलिंग प्लेन्स, क्योंकि इनको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है फाइटर्स को। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू अटैक ईरान अगेंस्ट बाय द एयर। ठीक है, उसकी पूरी तैयारी है। पाकिस्तानी जो कह रहे हैं उसके सबूत भी एक एक करके सामने आ रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयर बेसिस पर अमेरिकी मिलिट्री और एयरफोर्स की एक्टिविटी तेज हो गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब अमेरिका के कई सारे KC-135 और KC-10 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स पाकिस्तानी एयर स्पेस में देखे गए हैं। अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स का पाकिस्तान एयर स्पेस में होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अमेरिका तभी करता है जब उसे किसी स्टेल्थ स्ट्राइक मिशन या फिर किसी हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन को सपोर्ट देना होता है। अब खुद पाकिस्तानी पत्रकार भी इसकी कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक द अटैक ऑन ईरान इज़ कमिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दिखावे के साथ अपने B-2 बॉम्बर्स और B-52 बॉम्बर्स जो है वो भेज दिए, विच आर द लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो कि पहले भी इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा रिफ्यूलिंग प्लेन्स, क्योंकि इनको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है फाइटर्स को। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू अटैक ईरान अगेंस्ट बाय द एयर। ठीक है, उसकी पूरी तैयारी है। अब सवाल है कि मुनीर ने ईरान पर हमले के एवज में ट्रंप के साथ क्या सौदा किया है? मुनीर ने अपने किस एयरबेस को अमेरिका को लीज पर दिया है? और क्या इस सौदे के लिए मुनीर ने किसी के साथ कोई सीक्रेट मीटिंग भी की है? अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाल ही में आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद के बेहद करीब एक सीक्रेट लोकेशन पर CIA के सीनियर ऑपरेटिव से मुलाकात की है, जिसमें 72 घंटे में ईरान पर अटैक को लेकर बात हुई है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जिस नूर खान एयरबेस को हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किया, वहां रातों रात अचानक से अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम जेट्स पहुंच गए। मुनीर ने CIA के एजेंट्स के लिए क्वार्टर्स का इंतजाम कराया। क्लेम के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर मौजूद एक हैंगर में हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स और जेट्स को रख दिया गया है। तो क्या मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए, ईरान पर अटैक करने के लिए अपने ही मुल्क का सौदा कर दिया? क्या मुनीर ने ईरान के साथ डबल गेम खेल दिया? पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर डी फैक्टो रूलर आसिम मुनीर, जो कि इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन के मुताबिक धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ट्रंप ने भी कहा यल्ला यल्ला। और ये आसिम मुनीर का ससुराल है ईरान, और आसिम मुनीर तमाम इंफॉर्मेशन निकाल के उनको बता रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन उन ईरानियों के साथ भी सगा नहीं है ना, ससुरालियों से भी सगा नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के उधर दे रहा है। तो अगर नहीं है तो 2024 में तुमने अपना पाकिस्तान का भंडारी एयरबेस क्यों अमेरिकन को दिया है ईरान के खिलाफ? खुद ऑफर किया है। फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा ने अभी पाकिस्तान के जिस भंडारी एयरबेस की बात की, उसे पाकिस्तान में शम्सी एयरफील्ड के नाम से जाना जाता है, और ये उसी एयरबेस की तस्वीर है। पाकिस्तान का शम्सी एयरफील्ड ईरान पर हमले के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि इसकी लोकेशन बलोचिस्तान में है और ईरान के बेहद करीब है। अमेरिका यहां से पहले भी ड्रोन्स के जरिए ऑपरेशंस कर चुका है। इसके अलावा रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस से भी अमेरिका ऑपरेट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जैकोबाबाद में मौजूद शहबाज एयरबेस पर CIA के आर्म्ड ड्रोन्स की तैनाती हुआ करती थी, और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका इस बेस से भी ऑपरेट कर सकता है। पाकिस्तानी एयरबेसेस पर अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी की ये बातें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की तो अमेरिकी मुहाफ़िज़ ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सर पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। और जब से ट्रंप ने मुनीर के साथ पार्टनरशिप की है, व्हाइट हाउस में मुनीर को फ्री का लंच खिलाया है, अमेरिका तब से ही पाकिस्तान के रास्ते ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है। और इस वक्त टाइमिंग इसलिए भी नोट करने वाली है क्योंकि कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान में पाकिस्तानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 एक्सरसाइज की शुरुआत हुई है। इसी के बाद पाकिस्तान में यह कमेंट्री शुरू हो गई है कि कहीं मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान पर हमले को लीड तो नहीं करने वाला, ईरान को धोखा तो नहीं देने वाला। हमारी रेड लाइन ईरान है, ईरान के ऊपर हम अपने तरीके से चलेंगे। अब ईरान के ऊपर पाकिस्तान में मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं, भंडारी एयरबेस 2024 से अमेरिकन के पास है, जो कि यहाँ से मुनीर दे आया था। यही इसने ऑफर की थी और इसने कहा था मैं आगे भी बहुत कुछ करूंगा, जो कि डिलीवर नहीं कर पाया। और उसके अलावा मैं पूरा रीजन ईरान के अंदर आपका इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस मैं उनको हैंडल करूंगा। वो भी इस पे इतबार ईरान वाले नहीं करते कि ये बंदा जो है ये हमें भी धोखा देगा, तो ये तो डिलीवर करेगा। अगर खamenei को सदर ट्रंप को दे दे, डिलीवर कर दे मदुरी की तरह, तो फिर आप सोचें कि इसकी तो गुड़ी चढ़ जाएगी। ये तो फंसा हुआ है आसिम मुनीर हर तरफ से। यार इसकी जो शक्ल बनी हुई है वो सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये बात बंदा कह रहा है कि जनाब मैं किसी तरह वापस गुड बुक में आ जाऊं ट्रंप के। ये बात आप ज़हन के अंदर रख लें कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा तो आसिम मुनीर सीट पे नहीं रहेगा। ये वादे तो बहुत कर रहा है लेकिन इस पे एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ईरान को काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ईरान को जो है ये डबल गेम कर रहा है, डिसेप्शन की गेम हर तरफ कर रहा है ना, किसी एक तरफ भी कर रहा हो ना बंदा
कोई एक बंदा किसी तरफ हो जाता है, लेकिन ये डिसीवर है, बचपन से डिसीवर है, ठीक है, और ये अभी एक्सपोज हो चुका है। सदर ट्रंप ने कहा है कि अब हम हिट हार्ड करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन हम अटैक करेंगे तो हालात मजीद खराब होंगे, अटैक करेंगे, और अगर हालात मजीद खराब होंगे तो वो अटैक कहां से करेंगे? आप मिलिट्री बेसिस से ही अटैक कर सकते हैं। वो मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान में भंडारी एयर बेस हमारी इतलात के मुताबिक ऑलरेडी मौजूद है, अमेरिकन वहां पे मौजूद है, अमेरिकन फ्लाइट्स वहां से उड़ रही हैं, और वो भी ट्रांसपोंडर्स उनके ऑफ होते हैं, लेकिन जाहिर बात है मुख्तलिफ जो रीजनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। चाइनीज भी मॉनिटर कर रहे हैं, इंडियंस भी मॉनिटर कर रहे हैं, उसके सबूत भी मौजूद हैं। ईरान में हालात हर बीतते सेकंड के साथ भयावह होते जा रहे हैं। ईरानी रिजीम की फोर्स प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर गोली मार रही है। जवाब में प्रदर्शनकारी भी इस्लामिक रिजीम की फोर्सेस से दो दो हाथ कर रहे हैं। पूरे ईरान में ब्लैकआउट होने की वजह से वीडियो आने बंद हो गए। लेकिन जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि अब प्रदर्शनकारी पीछे हटने के मूड में नहीं है, वो आर या पार की जंग ही चाहते हैं। और इस बीच ईरान से एक डराने वाली खबर आई है। ईरान इंटरनेशनल क्लेम कर रहा है कि 8 और 9 जनवरी को प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए इस्लामिक रिजीम की फोर्सेस ने जो अंधाधुंध गोलीबारी की उसमें 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन 12,000 लोगों की मौत का सच छिपाने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने प्रो रिजीम प्रदर्शनकारियों के वीडियोस फैलाने शुरू कर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिए। यह दावा भी ईरान के लोग ही कर रहे हैं। ने कुफर के साथ जो है ना लड़ाई लाजमी लड़नी है। मतलब इन्होंने अगर पावर में आ जाएं तो ये नहीं है कि अपने अवाम को खुशी देनी है, खुशहाली देनी है, मुल्क को तरक्की देनी है, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, उन्हें अच्छी हेल्थ केयर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरत हो। ये इनका पहला मंशा नहीं होता। इनका मंशा ये होता है कि पहले कुफर के साथ लड़ाई लड़नी है। अब कुफर के साथ एक और भी चीज इन्होंने मिला ली हुई है माशाल्लाह ईरानी रजीम ने, वो है इस्तेमार, साम्राज्य, अमेरिका मुर्दाबाद। आपको पता है कि ईरान जो ही ये इनकलाब आया था 47 साल पहले, साथ ही इन्होंने मर्गबार अमेरिका कहना शुरू कर दिया था। उसकी एम्बेसी पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, अमेरिकन एम्बेसी पे। तो यानी कि एक अमेरिका जाहिर है एक सुपर पावर है, एक बड़ी पावर है दुनिया की, मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और फिर जाहिर है कि उसका पावरफुल होने के नाते वो दुनिया चाहे ना चाहे वो दुनिया को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बात ये है कि वो इन्होंने उसके साथ दुश्मनी। ईरानी रिजीम की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान में हुए नरसंहार की असली तस्वीरें फिर भी बाहर आ रही हैं। ईरानी हैंडल्स पर जो वीडियो शेयर हो रहे हैं उसमें चारों ओर लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसीलिए फौरन अटैक के फेवर में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ईरान पर अटैक के लिए ट्रंप को सारे स्ट्राइक ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ एयर स्ट्राइक शामिल है। इन स्ट्राइक्स के अलावा साइबर अटैक का ऑप्शन भी ट्रंप को दिया गया है। लेकिन अगर ट्रंप ईरान की रिजीम पर एयर स्ट्राइक का फैसला लेते हैं तो उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन कतर भी है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी युद्धक विमानों की आवाजाही बढ़ गई है। ईरान की सीमा से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह बेस 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों का बेस है। यह मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इस बेस में 4500 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़े विमान जैसे B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और ट्रांसपोर्ट प्लेन को संभाल सकती है। यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का मुख्यालय भी है। लेकिन कतर वाले ऑप्शन के अलावा जिस दूसरे ऑप्शन पर अमेरिका काम कर रहा है वो ऑप्शन है पाकिस्तान।
वैसे भी मुल्ला मुनीर अमेरिका के हाथों अपने मुल्क को बेचने के लिए हो चुका है बदनाम और बात पाकिस्तान में ही हो गई है आम। और पाकिस्तान आर्मी चीफ खुल के बेच के आया है पाकिस्तान को, लेटा हुआ है आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के आगे, और आसिम मुनीर ने अमेरिका को अश्योर कराया है कि आप पाकिस्तान के रास्ते जो करना चाहें ईरान में करें, हम आपको खुला रास्ता दे रहे हैं। ज़ाहिर है इनके पास और कोई चॉइस तो है नहीं। ईरान ने कभी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि ईरान में हमेशा एंटी अमेरिका गवर्नमेंट रही है 79 के बाद, और ईरान को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू है। पहुंच गए ट्रंप के पास कि ये ले लो, ये लीजिए सर, ये लीजिए आप हुक्म दीजिए, हम ईरान की मुखबरी करेंगे, आप हुक्म दीजिए, हम फौज भेजेंगे, आप हुक्म दीजिए, पाकिस्तान में जो नाम लेगा फलस्तीन का मार मार के उसको लिटा देंगे, आप हुक्म दीजिए। यार नेशन इस सोच के साथ बिल्ड करते हैं, ये लोग नेशन बिल्ड करेंगे। पाकिस्तान बहुत खराब डेंजरस सूरत हाल की तरफ जा रहा है। ये तो कमांड एंड कंट्रोल। पाकिस्तान के हक में दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अब आपके लिए बहुत आजमाइश का दौर किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। हमने यहाँ पे बहुत दो नस्लों ने बहुत आसाइश की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जो सूरत हाल ट्रंप साहब ने कर दी है, और अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रही तो जो खुशगवार ज़िंदगी हम और आप गुजार रहे हैं वो ख़तरे में आ गई है। अल्लाह हमें इससे बचाए। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर मान लें कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल करता है, मुनीर अगर इसका ग्रीन सिग्नल देता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि फिर मुनीर जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के भीतर ही ईरान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बल्कि मुनीर की फौज में भी कई टॉप अधिकारी ऐसे हैं जो ईरान से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। मुनीर इसीलिए इन दिनों कोर कमांडर्स की बैठक में भी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे ही छिप कर बैठता है, क्योंकि वो मरने से डरता है, और उसके डर की वजह अब आपको सुनाते हैं। मुनीर, आसिम यजीद या दामाद जो है इस वक्त, दामाद कह लो इनको, चलो दामाद जी जो है वो परेशान है। दामाद जी परेशान इसलिए हैं कि तमाम कोर कमांडर्स को वो ईरान के ऊपर पॉलिसी नहीं बता सकते, क्योंकि कोर कमांडर्स खासतौर के ऊपर जो अहले तशी हैं उनको भी, कोर कमांडर और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को खासतौर के ऊपर सामने जनरल अनायत हुसैन जैसे मिसाल के तौर के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान से ऑफिसर हैं, उनको अगर वो बताएंगे तो ईरान का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो इनको अपनी जान का भी खतरा उसके अंदर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये एक्सपेक्ट ना कर रहे होते अमेरिकी हमला, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के एम्बेसडर इस किस्म के बयानात ना दे रहे होते जो इस वक्त वो दे रहे हैं। लग ये रहा है कि ज्यादातर कोर कमांडर्स चंद एक को छोड़ के इसके ऊपर वो मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे हैं और मुत्तफिक हो चुके हैं, मासवाए चंद लोगों को जो ईरान पे हमले की पाकिस्तानी बेसिस के इस्तेमाल के शदीद खिलाफ हैं। अब पाकिस्तान की जो फौज आसिम मुनीर के अंडर मौजूद है पिछले 3 साल से, उसने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान के जो मुखालिफ हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन किया। 2024 में मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि इन्होंने मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड किए अमेरिका को ईरान के मुखालिफ, और ये इन्होंने जाके व्हाइट हाउस के अंदर जो माजरत के साथ जो मीटिंग्स की, उसके बाद जो है इन्होंने बेसिस प्रोवाइड किए। उससे पहले भी जो बातचीत हुई उन्होंने कहा जी हम फैसिलिटेट करेंगे, आप हमें कोई डॉलर दे। पाकिस्तान के जर्नलों का ये केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ख्याल है कि जनाब सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, कोलेटरल डैमेज में 25 करोड़ में से वो मर जाते ने 25,000 40,000 लाख डेढ़ भी मर जाए तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। ये इनकी सोच है, जो एक पंजाब सेंट्रिक सोच तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक फौज की सोच है। जब फौज कंट्रोल कर रही होती है तो वो कोलेटरल के नाम के ऊपर लाख डेढ़ लाख बंदा मरना इतना बड़ा, वो कह रहे पहले बड़ी बात है यार, कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। 1.5-2 लाख से ऊपर भी चला जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर ये काम होता है, लेकिन क्या वो सेक्टेरियन वायलेंस सिर्फ अवाम तक महदूद रहेगा या दामाद तक भी आएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है।
एक लाइन में कहें तो अब की बार ट्रंप ने मुनीर को फंसा दिया है। अगर अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर बेसिस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया तो फिर मुनीर ना पाकिस्तान में सेफ रह पाएगा, ना ही कहीं और सुरक्षित रह पाएगा, पक्का मारा जाएगा। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन चुनाव का लाउडस्पीकर आज बंद हो गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन की कमेंट्री में खान, बाण, नारा, पता नहीं शेरवानी, बुर्का, सांप, ऐसे नारे सब उछाले गए। ओवैसी ब्रदर्स मुसलमानों को जोड़ने के लिए डरा रहे हैं। नीतीश राणे भगवा पताका लहरा रहे हैं। आखिरी दौर में आते आते चुनाव में रोड, मीटर, वाटर, गटर के मुद्दे तो पीछे छूट गए। 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हिंदू मुसलमान के 80-20 वाले फॉर्मूले पर आकर टिक गया। लोकल लेवल के इस इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का शोर क्यों हुआ? वोटों का पोलराइजेशन हुआ तो फायदा किसका, नुकसान किसका, समझिए इस रिपोर्ट से। हिंदू समाज बन के अगर आप साथ में एकजुट तरीके से अगर यहाँ रहेंगे तो कोई भी हरे सांप आपकी तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकते। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले, चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। उनको लगता है ये वसई विरार उनके अब्बा के पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा का है, जो कुछ भी करेंगे हम इधर सहन करेंगे। उनको मालूम नहीं ये देवा बहू का महाराष्ट्र है, यहाँ कुछ भी चलेगा नहीं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। महाराष्ट्र कॉरपोरेशन चुनाव से पहले ही वोटिंग ट्रेंड मिलने लगा। कॉरपोरेशन का चुनाव भगवा भगवा हो गया। कॉरपोरेशन चुनाव की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर क्यों आई? लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चुनाव की टोन सेट करता रहा है, लेकिन सड़क, नाली, पानी के इस चुनाव में हिंदू और मुसलमान का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसा क्यों है वो हम आपको बताते हैं। कॉरपोरेशन का यह पहला ऐसा चुनाव है जहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। हर शहर के चुनाव में बीजेपी सत्ता की दावेदार है। अलायंस छोड़कर बाकी पार्टियों की टक्कर बीजेपी से ही है। महाराष्ट्र के सियासी इतिहास को देखें तो अब तक शिवसेना बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। शिवसेना बिग ब्रदर की भूमिका में होती थी और बीजेपी इस अलायंस में नंबर 2 की हैसियत में होती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और अब कॉरपोरेशन के चुनाव में भी बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उतरी है। मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवड, अमरावती, धुले समेत 29 कॉरपोरेशंस के चुनाव में बीजेपी ने 27 जीतने का टारगेट सेट किया है। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है। पिछले चुनाव का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जब जब चुनाव में पोलराइजेशन हुआ उसका फायदा बीजेपी को मिला है। इसीलिए बीजेपी ये चुनाव हिंदुत्व और हिंदू के नाम पर लड़ रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये प्रयोग कर चुकी है और इसका फायदा भी उसे हुआ। महाराष्ट्र में 38 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 38 सीटों में से 14 सीटें जीती थी। 2019 चुनाव में बीजेपी के पास इनमें से सिर्फ 12 सीटें थी। बीजेपी का ग्राफ मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर इसलिए चढ़ा क्योंकि उसे एक तरफा हिंदू वोट मिले। अब यही स्ट्रेटजी पार्टी इस चुनाव में भी अपना रही है। इसीलिए जहां जहां मुस्लिम वोटों का प्रभाव है वहां वहां बीजेपी ने नीतीश राणे जैसे फायर ब्रांड नेताओं को उतारा है, जो लव जिहाद, धर्म परिवर्तन जैसी बातों को खूब हवा दे रहे हैं। 15 तारीख के बाद अगर किसी ने भी यहाँ हमारे इस हिंदू समाज के लोगों के साथ कुछ भी मस्ती की तो 16 तारीख
विवेक को या पटाखे फोड़ने में खुद आऊंगा, ये भी इधर कह के जा रहा हूँ। कोई भी आई लव मोहम्मद वाला चुन के नहीं आना चाहिए, कोई भी चुन के नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ से दफन भूमि तक ये लोग रुकेंगे नहीं। यहाँ पे लैंड जिहाद के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे यहाँ का हिंदू समाज को यहाँ से खत्म कैसे करना है, इस तरीके का षड्यंत्र इन लोग का शुरू हो जाएगा। उनको लगता है ये वसई विरार उनके अब्बा के पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा का है, जो कुछ भी करेंगे हम इधर सहन करेंगे। उनको मालूम नहीं ये देवा बहू का महाराष्ट्र है, यहाँ कुछ भी चलेगा नहीं। नितेश राणे वसई विरार सीट पर प्रचार कर रहे थे। अब आपको वसई सीट का इतिहास भी बता दें। वसई विधानसभा सीट में 2014 तक निर्दलीय उम्मीदवारों का ही दबदबा रहा। 2019 चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी ने यह सीट जीती। 2024 में बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर कब्जा किया। विरार वसई कॉरपोरेशन में वंचित बहुजन अघाड़ी का ही दबदबा है। दलित मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन यहां काम करता है। वसई विरार में 77% हिंदू हैं, जबकि 9% आबादी मुसलमानों की है। बीजेपी के लिए इस चुनाव में एक बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस चुनाव में ओवैसी ब्रदर्स की पार्टी भी मुस्लिम सीटों पर पूरी ताकत लगा रही है। असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में डेरा डाले हुए हैं। ओवैसी ब्रदर्स मुस्लिम वोटों को जोड़ने में लगे हैं। धोले में अकबरुद्दीन ओवैसी सीधे मोदी पर निशाना साध रहे हैं। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है, उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को डरा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी इतिहास पर सवाल उठाकर भरमा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी हिजाब वाली प्रधानमंत्री से लेकर औरंगजेब और महमूद गजनवी तक को डिफेंड कर रहे हैं। सोमनाथ की मंदिर पर हमला किया। इट वॉज द हिंदू ब्लड ऑफ आवर ब्लड। ये हिंदू खून था, हमारा खून था। यानी सोमनाथ मंदिर की तबाही और बेहुरमती हिंदुओं के साथ महमूद गजनवी ने की। अब वजीर आजम को ये बताना पड़ेगा ये किसने बोला था, ये किसने बोला था। मैं बताता हूं आपको। आरएसएस का एक अंग्रेजी का तर्जुमान ऑर्गेनाइजर, जनवरी 4, 1950 को ये बात बोली गई। बोलो वजीर आजम वो कौन हिंदू थे जो महमूद गजनवी के साथ थे। जो 1400 साल पहले हुआ वह आज के 17 करोड़ मुसलमानों को उनसे क्या लेना देना। अब ये बात वजीर आजम को बताना पड़ेगा। और बीजेपी वाले आरएसएस वाले तो सुन रहे होंगे, दूल्हे भाई की हर बात को गौर से सुनते होंगे। आदि शंकराचार्य के बारे में दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा, अगर यहां पर बोल दूंगा तो तुम्हारे सीने पे सांप नहीं, तुम रात भर नहीं सो सकोगे, तुम्हारे पेट और दिमाग में जलेगा। क्या नहीं कहा था स्वामी विवेकानंदा ने कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में जो है वो बौद्ध लोगों की थी। ठीक है, तारीख का बदला अगर लेना है तो फिर तारीख का बदला लेना पड़ेगा हुन से, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को खत्म कर दिया। हुन से बदला लो, जाओ सेंट्रल एशिया और चाइना पे हमला करो। ओवैसी ब्रदर्स महाराष्ट्र में जितना घूमेंगे, जितने मुसलमानों को जोड़ेंगे, उतना ही नुकसान कांग्रेस और ठाकरे ब्रदर्स को होगा।
बीजेपी के लिए ये फायदे का सौदा है। ना तुझ्या औरंग्याला ते जमलं, ना तुझ्या त्या टिप्याला जमलं, तो तू किस खेत की मुली अरे वैसे तू काय करणार आम्हा लोकांना? मोटा बोलतो क्या मेरे शेरवानी को कोई हाथ लगाया क्या? अरे तेरा नाड़ा खींच के बताएगा रे तेरे को क्या शेरवानी का बात। तू मेरे हिंदू राष्ट्र में है, तू ये देवा भाव के महाराष्ट्र में है। हम चाहेंगे ना तो तू वापस हैदराबाद एक पतलून में जाएगा नहीं, इतनी ताकत हम लोग हमारे महाराष्ट्र में। ये बात विपक्ष को भी पता है कि अगर पोलराइजेशन हुआ तो इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि ठाकरे ब्रदर्स को इससे परेशानी हो रही है। देखो, हरा रंग जो है ये समृद्धि का रंग है, ये समृद्धि का रंग लेके चलना है। इसका मतलब हम लोगों ने आपस में लगाया कि भगवा रंग है वो हिंदुओं का है, हरा रंग मुसलमान, ऐसा नहीं है। आप मस्जिद में जाएंगे, पीर पे दर्श में जाएंगे तो वहाँ भगवा चढ़ता है, हमारे मंदिर में हरा जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रंगों का इसमें नहीं, ये इंसानियत की बात है। महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र समिति का आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में जो शायर थे, जो माझी मुंबई ना गावाकडे राहिली गाने वाले शायर अमर शेख, मुंबई अपनी महाराष्ट्र में लाने के लिए लड़ने वाले शायर अमर शेख थे। कौन थे? मुसलमान थे, पैदाइशी मुसलमान थे। मुंबई पर प्यार था, महाराष्ट्र पर। असल में बीजेपी के हिंदू कार्ड ने ठाकरे ब्रदर्स का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। जिस चुनाव को उद्धव और राज ठाकरे मराठी वर्सेस गैर मराठी के मुद्दे पर लड़ रहे थे, सोडा ते सगळं, या मराठी माणसासाठी एक व्हा, या मुंबईसाठी एक व्हा, या महाराष्ट्रासाठी एक व्हा। आज सगळ्यांना कळलं असेल की ठाकरे बंधू एकत्र का आले। अनेक जण आतापर्यंत प्रश्न विचारत होते की ठाकरेंच्या अस्तित्वाची लढाई आहे का? अरे ठाकरेंचं अस्तित्व ठरवणार अजून जन्माला नाही आलं, हे बघा समोर बसलेत, हे खरं ठाकरेंचं अस्तित्व आहे। आम्ही आज गाडून टाकलेले आहेत आणि मराठी माणसासाठी, हिंदूंसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी एक ताकद म्हणून उभे राहील। लेकिन बीजेपी ने इसे ठाकरे ब्रदर्स के अस्तित्व से जोड़ दिया। अरे मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची लढाई नाही आहे, तुमचं अस्तित्व पणाला लागलेलं आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही म्हणजे मराठी नाही, तुम्हीच म्हणजे महाराष्ट्र नाही, तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही। माझा तुम्हाला सवाल आहे, अरे तुम्हाला जर आज मराठी माणूस या ठिकाणी कुठेतरी अडचणीत दिसतोय, मराठी माणसावर खतरा दिसतोय, तर 30 वर्ष तुम्ही काय कंचे खेळत होतात? असल में अगर महाराष्ट्र का चुनाव मराठी वर्सेस गैर मराठी हो जाता तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ता। मराठी वाली राजनीति शिवसेना को सूट करती है, उनकी पिच पर जाकर खेलना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होता। बीजेपी की इस स्ट्रेटजी से उद्धव ठाकरे को नुकसान होना तय है। यही वजह है कि अब उनके नेताओं की भाषा बदल गई है, मराठी वाला मुद्दा पीछे छूट गया है। उनकी जो समस्या है, नागरिक समस्या, पानी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, आप उसके ऊपर बात करिए ना। हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, ये लोकल बॉडी चुनाव में नहीं चलता। मुंबई का चुनाव जो है ये इस बार महाराष्ट्र की अस्मिता मराठी मानुस के ऊपर चला गया। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर रहे, हिंदू मेयर होगा, ये होगा, लव जिहाद, ये जिहाद, लैंड जिहाद, ठीक है देख लेंगे। लेकिन नगर पालिका में, नगर पंचायत में जो हुआ वो इस बार महानगर पालिका में नहीं हुआ।